तो दोस्तों आज हो गया 29 मार्च 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबर लेके आए सिर्फ आपके लिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आईपीएल के 15वें सीजन का चौथा मैच गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच खेला गया। इस मैच को गुजरात टाइटंस ने अपने नाम किया और अपने डेब्यू मैच में जीत के साथ आईपीएल में आगाज़ किया। वहीं केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जॉयंट्स को करारी हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जॉयंट्स के लिए भी यह आईपीएल का डेब्यू मैच था, लेकिन ना तो उनके टीम के कप्तान केएल राहुल चले और ना ही टीम को जीत मिल सकी। गुजरात की टीम ने यह मैच 5 विकेट से जीत लिया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य में नवगठित मंत्रिमंडल के मंत्रियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परामर्श से विभागों का बंटवारा कर दिया है। इसके तहत सीएम योगी आदित्यनाथ के पास राजस्व, गृह, नागरिक उड्डयन समेत 34 अहम विभाग है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को 6 जबकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को 3 महत्वपूर्ण मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। द कश्मीर फाइल्स पर छिड़े विवाद के बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा में कहा है कि भाजपा को कश्मीर फाइल्स की चिंता है, कश्मीरी पंडितों की नहीं। देश भर के कश्मीरी पंडित कश्मीर वापस जाने का मौका चाहते हैं। भाजपा 8 साल से सत्ता में है, उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत कुछ किया। दस्तावेजों के अभाव में भी 223 शिक्षकों को स्थायी दर्जा दिया, पेंशन प्रणाली को सुव्यवस्थित किया। दिल्ली में कश्मीरी पंडितों को प्रतिमाह 3000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का 34वां दिन है। 1 महीने से भी अधिक समय बाद यूक्रेन के रवैये में नरमी देखने को मिली। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन तटस्थता की घोषणा करने और देश के बागी हुए पूर्वी इलाकों पर समझौता करने को तैयार है। उन्होंने ये घोषणा रूस और यूक्रेन के बीच मंगलवार को युद्ध रोकने के लिए होने वाले अगले दौर की बातचीत से पहले की। हालांकि जेलेंस्की ने दोहराया कि केवल रूसी नेता से आमने सामने की बातचीत से ही युद्ध समाप्त हो सकता है। गाजियाबाद में दिन दहाड़े पेट्रोल पंप कर्मचारियों से 25 लाख लूट की वारदात को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला करते हुए तंज कसा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार पेट्रोल से जनता को लूट रही है और अपराधी पेट्रोल पंप कर्मचारियों को लूट रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसी बहाने बिजनौर में राशन डीलर हत्या को लेकर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा है कि लूट और हत्या नई भाजपा सरकार का अभिनंदन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से पंगा लेने की वजह से मंत्री पद गंवाने वाले विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नीतीश कुमार को मंत्री के रूप में बिहार की सेवा का मौका देने के लिए शुक्रिया कहा है। मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि अति पिछड़ा समाज के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग के लिए लड़ाई के प्रति वो समर्पित हैं। आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने सोमवार को 2 ट्वीट के जरिए अपने मन की बात कही। सहनी ने कहा है कि मेरे 16 महीने के मंत्री कार्यकाल में मैंने राज्य के 13 करोड़ जनता की सेवा करने का कोशिश की। उत्तर प्रदेश में एमआईएम पार्टी को बड़ा झटका लगा है, जहां पर विधानसभा चुनाव में पार्टी के एकमात्र उम्मीदवार शाह आलम गुड्डू जमाली, जिनकी जमानत बची थी, उन्होंने एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का साथ छोड़ दिया है। गुड्डू जमाली ने फिर से बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। ओवैसी ने उन्हें मुबारकपुर से टिकट भी दिया, लेकिन किस्मत ने जमाली का साथ नहीं दिया और वो चुनाव हार गए। आपको बता दें कि यूपी की 403 विधानसभा सीटों में असदुद्दीन ओवैसी ने 100 से ज़्यादा प्रत्याशी उतारे थे, सिर्फ गुड्डू जमाली ही अपनी जमानत बचा पाए थे। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूथ प्रेसिडेंट आदिल हसन आज़ाद। आपको बता दें कि दोस्तों कि लगातार जो है बिहार में जो है चुनावी संग्राम चल रहा है, खास के एमएलसी के चुनाव को लेकर, और एमआईएम जो है अपनी 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, यानी कि 2 उम्मीदवार, एक उपचुनाव में बोचहा विधानसभा में, एक एमएलसी के प्रत्याशी चंपारण से। तो हमारे साथ मौजूद है आदिल हसन आज़ाद साहब बात करने के लिए। तो सबसे पहले आपका स्वागत है योर वॉइस इंडिया में। आपसे ये जानना चाहते हैं कि एमआईएम की क्या तैयारी है और संगठन कितना मजबूत है, जो आपने बोचहा विधानसभा हो या फिर और एक जगह चंपारण में कैंडिडेट दिया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बोचा विधानसभा के बगल में साहेबगंज विधानसभा था, उसमें हम लोग पिछले बार चुनाव लड़े हुए थे और अच्छी मजबूती वहाँ पे मुजफ्फरपुर संगठन मजबूत भी है और लोग पार्टी से जुड़ना भी चाहते थे। बोचा में जिनको हम रिंकी देवी जी जो हैं वो शराब माफियाओं के खिलाफ पिछले 5-7 सालों से लगातार संघर्ष कर रही थी। एक जगह कुछ दबंगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगाने दिया, तो रिंकी देवी जी ने पूरा वहाँ पर जाकर धरना दिया और डीएम एसपी पूरे प्रशासन से मिलकर उन्होंने प्रयास किया। एक उनका इमेज अच्छा है, सामाजिक कारकुन है, तो एमआईएम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुमान साहब चाहते हैं कि हम लोग जो नीचे से उठ के जो कार्यकर्ता आता है उसको भी चाहते हैं मौका मिले। अब बोचा में मुसलमानों की भी अच्छी आबादी है, दलितों की भी अच्छी आबादी है और ओबीसी तबका क्या उम्मीद लग रहा है, लोग बहुत अच्छा। देखिए क्यों नहीं विश्वास करेंगे। आज देखिए लोग सोचता था कि हम लोग
MIM 2015 में, उसके 2019 में हमने लोकसभा में 3 लाख लगभग अख्तर रहमान साहब वोट लाए। एक विधानसभा सेगमेंट में हम लोग पीछे रह गए। उसके बाद हमने तुरंत उसी 3 महीने के अंदर में हमने जो कांग्रेस की पारंपरिक सीट थी उसको हमने हराया। MIM जीती अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद 2020 में आपने देखा कि 5 MLA माशाल्लाह जीते। और लगातार हम आवाम के बीच में अख्तर इमान साहब, उर्दू TET का मामला हो, शमशुल हुदा मदरसा का मामला हो, उर्दू लाइब्रेरी का मामला हो, उर्दू शिक्षक की बहाली का मामला हो, सीमांचल के बाढ़ का हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, कटान हो, और सीमांचल की जो मसाइल है, जो रीजनल डिसबैलेंस है, जो इम्पार्शियल सरकार हम हमेशा किया है उन्होंने, सौतेला व्यवहार सीमांचल के। आपसे ये जानना चाहते हैं हम कि बोचहा विधानसभा जहाँ उपचुनाव हो रहा है, खास के वहाँ देखा जा रहा है काफ़ी संग्राम है, चुनावी संग्राम RJD की तरफ से हो, या फिर आपने देखा होगा पिछले दिनों कि किस तरह से VIP पार्टी के साथ हुई। क्या आपको ये सब देख के ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि MIM पार्टी कहाँ खड़ी हुई है, या फिर आने वाले वक्त में कुछ? देखिए, जो हम लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं, हम लोग काशीराम जी को मानते हैं, तो हम पहला चुनाव लड़ेंगे, दूसरा चुनाव हराएंगे, तीसरा चुनाव जीतेंगे। प्रचार करने के लिए अब तक कोई बड़ा नेता नहीं अभी तो स्कूटनी प्रोसेस चल रहा है। अभी स्कूटनी, आज अलॉटमेंट ऑफ सिंबल का मामला है, उसके बाद हम बाजाबते 1 तारीख से, क्योंकि असेंबली चल रहा है, 5 MLA असेंबली में बिजी है, 1 तारीख से हम लोग बोचा में कैंपेन उतरेंगे कैंपेन पूरा 5 MLA हो सके इंशाल्लाह ताला। अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पार्लियामेंट में मसरूफियत नहीं रही तो इंशाल्लाह बैरिस्टर साहब को भी हम दावत देंगे। तो ये बड़ी खबर है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आ सकते हैं बोचहा विधानसभा में प्रचार करने के लिए। आदिल साहब से जानना चाहेंगे कि आपने MLC के भी एक कैंडिडेट को दिया। हाँ, क्योंकि देखिए, पहला लेयर था विधानसभा, हम लोग लड़े 15 में, 19 में हम लोग लोकसभा लड़े, फिर विधानसभा में कामयाबी। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज में, क्योंकि हम एक बार उतरे MLC के लिए कि जिसमें लोकल प्रतिनिधि वोट देंगे। बहुत डिमांड था, जिला परिषद मेंबर हो, पंचायत समिति हो, वार्ड मेंबर हो, सरपंच हो, मुखिया हो, इन लोगों की तरफ से था कि नहीं MIM भी कैंडिडेट उतारे, MIM भी उतारे। तो हमने चंपारण जो एक मजबूत इलाका है उसमें हमने एक कैंडिडेट दिया, एक नौजवान को दिया है जो मेहनती है, जो संघर्ष कर रहा है, जो वहाँ की ज़मीन से जुड़ा हुआ है। हमने वहाँ के लोगों के डिमांड पर, वहाँ भी अख्तर साहब का अप्रैल के पहले हफ्ते में 1 तारीख को दौरा हो रहा है, और 5 MLA जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और उसके बाद बोचा भी हम जाएंगे। हम तो संघर्ष करेंगे, हम जानते हैं मेहनत करना, कामयाबी देने वाली ज़ात अल्लाह की है। MIM मेहनत करना जानती है। हमारा 64 साल का इतिहास है, और सीमांचल में जब आए थे तो लोग बोलता था कौन है MIM। आज बच्चा के ज़ुबान पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तर इमान साहब MIM का नाम है। इंशाल्लाह कामयाबी होगी। और बोचा की आवाम से, क्योंकि ये चुनाव ना सरकार बनाने का है ना सरकार गिराने का है। जैसे आपने 2019 में कमरुल हुदा साहब को या किशनगंज से जिताया, वहाँ से अपील है कि उसको भी जिताए। बोचा में रिंकी देवी जी को, और वहाँ पे जो एकराम साहब एक नौजवान है उसको जिताए, ताकि एक हमारी हिस्सेदारी हो, हमारा रिप्रेजेंटेशन हो, और एक बिहार से मैसेज जाए, क्योंकि बिहार थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। तो आप सुन रहे थे आदिल हसन आज़ाद को, जिन्होंने साफ कहा है कि MIM जो है पूरी कोशिश करेगी, और बाकी जीत और हार वो आवाम फैसला करेगी कि किसको जिताएगी और किसे हराएगी।